गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम अपने 7 चैप्टर पे आए हुए हैं और हमने फुटकर विक्रेता और थोक व्यापार के बारे में पढ़ा था। फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। आज हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा हमारा टॉपिक रहता है कि सबसे पहले हमारे लिए बात होती है कि परिवहन का मतलब क्या होता है। कि जब हम वस्तुओं की बात करते हैं या फिर हम सामान की बात करते हैं, जब हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पहुंचाते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा परिवहन कहलाता है। अब उस परिवहन को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होंगे कि भाई परिवहन का जाल सबसे ज़्यादा आपको किस एरियाज़ के अंदर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ फैक्टर रहेंगे, इन सेवाओं में हम बात करेंगे। वैसे तो हम आगे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स जब आएंगे वहाँ पर आपको बताया जाएगा। परिवहन के जो मीन्स हैं वो तो हमारा अलग से चैप्टर रहेगा, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो सेवाओं की बात है। हम इसको पढ़ रहे हैं कि तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों के बारे में बात करें तो ये हमें आ रहा है। यहाँ पर मकसद ये है कि भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे यहाँ पर ये सेवाओं के रूप में किस प्रकार से इफ़ेक्ट में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा जिसमें व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारी जो NCERT होती है वो ये क्वेश्चन पूछती है कि भी बताएं आप परिवहन क्या होता है। तो परिवहन का मतलब क्या होता है कि भी जब आप वस्तुओं को पहुंचा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या मनुष्य हो सकता है उसके अंदर, जैसे कि कोई संपत्ति है भौतिक रूप से, यानी कि आप फिजिकल रूप से प्रेजेंट है। आप कह सकते हैं कि भी कोई जो मैंने आपको बात बताई आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। ऐसी कोई मतलब सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग होता है। यानी कि जो मनुष्य होता है वो अपनी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, या फिर कोई भी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए वो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या वस्तुओं को लेके आता है, या फिर क्या अपनी सेवाएं प्रदान करा बेचने के लिए कुछ भी है। जब वो स्थान बदल रहा है उसको लेकर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो हमारा सारा का सारा क्या है, हमारा परिवहन की कैटेगरी के अंदर आता है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहयोग देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहता है। अब हम क्या चाहते हैं, जो हमारा आज के समय की यदि हम बात करें तो हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, फिर वितरण करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं एक जगह पर, और हम उसके बाद उसको उपभोग करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए कि भी कोई भी एरिया हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ इस एरिया के अंदर और हमें यहाँ तक पहुँचाना है इसको, तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ तक तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चाहिएगी, या फिर क्या और एरिया से यहाँ पर हम बात करें कि इस एरिया से इकट्ठा किया जा रहा है, एकत्रित किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक परिवहन चाहिएगा। उसको एकत्रित करने के बाद क्या उसको और अलग प्रकार के एरियाज़ में पहुँचाने का प्रयत्न किया गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित करेगा। मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन लेके आएगा इनको। तो आज के समय में क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और जितना तीव्र होगा, देखो सिंपल सी बात है, हमारे लिए समय बचेगा तो हमारे लिए क्या समय की बचत है। इसलिए मनुष्य क्या चाहता है कि तीव्र गति से क्या है और बहुत ही अच्छा परिवहन होना चाहिए। परिवहन का मतलब ये नहीं कि भी आपको मतलब क्या, अगर सड़क पे चल रहे हैं तो आपको गड्ढे ही गड्ढे आ रहे हैं, या फिर ट्रेनों के अंदर आप लेके जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि भी ज़्यादा बड़ी ट्रेनें नहीं हैं, या फिर तो मतलब मैं जो आपसे बात कर रहा था कि भी किस प्रकार से मैं मतलब क्या कि जो मीन्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो बहुत अच्छे होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए, ताकि वो क्या है तीव्रता को प्राप्त कर सकते हैं भाई। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि भी जिस प्रकार से हम बात करें कि भी ये एक जटिल व्यवस्था रहेगी, इसके बारे में थोड़ा सा आगे की ओर दिया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे हम किस प्रकार से जटिल होती है। उसमें क्या, जो पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी कि अब मान लीजिए यहाँ से आप ट्रांसपोर्टेशन को लेके यहाँ पर जा रहे हैं, मान लीजिए कोई 10 रुपये कीमत से वस्तु खरीदी, यहाँ पर लेके गए, तो सिंपल सी बात है आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अब ये यहाँ पर जब पहुँची है तो आपको 10 रुपये में नहीं मिलेगी आपको, ये आपको बढ़कर मिलेगी, और जितना आप आगे की तरफ लेके चले जाएंगे इसके प्राइसेस में क्या वो बढ़ोतरी होती चली जाएगी भाई। उसके बाद है परिवहन दूरी को जो मापा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं भी किलोमीटर दूरी किसे कहते हैं, समय दूरी किसे कहते हैं, और लागत दूरी कहते हैं किसे कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या होता है, परिवहन दूरी को जब किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी है, यानी कि दो प्लेसेस के अंदर जो कितना डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट किया, जब हम इसको मापते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, किलोमीटर दूरी कहते हैं। जो ये दूरी है जब इसको हम क्या कहते हैं, परिवहन की जो दूरी का मतलब क्या है कि जब हम इसको किलोमीटर में मापते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जो है इसमें जो कितने किलोमीटर तक हमने यात्रा की उसको किलोमीटर दूरी कहते हैं। उसके बाद क्या है कि भाई समय दूरी होती है अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगा समय। अब सिंपल सी बात है, जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं तो कितना टाइम लगा है, इसको क्या कहते हैं, समय दूरी कहा जाता है। उसके बाद लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जाता है, यानी कि आपने फिर यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो यहाँ पर कितना खर्च हुआ, तो ये हमारा क्या है, लागत दूरी कहलाता है। तो एक 3 ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है कि भी जब दो प्लेसेस होते हैं कि किस प्रकार से, तो देखें ये जो दो स्थान है, मान लीजिए कोई भी ए और बी स्थान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम गए तो जितनी वास्तविक दूरी है, माने हमने कितनी दूरी हमने ट्रैवल की यहाँ तक, तो हम जब उसको मापते हैं तो उसको किलोमीटर दूरी कहते हैं। परिवहन को मापने की इकाइयाँ हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है समय दूरी होती है। समय दूरी क्या मतलब क्या है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो कितना समय लगा हमें, तो वो उसको परिवहन दूरी के रूप में मापते हैं। उसके बाद लागत के रूप में मापा जाता है कि भाई यहाँ से लेके जब हम यहाँ तक गए तो कितना हमारा पैसा लगा, तो उसको हम लागत दूरी के नाम से जानते हैं। तो ये इस प्रकार से आप इनको मान सकते हैं भाई। परिवहन के साधन के चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक होता है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकाल रेखाएं खींची जाती हैं। देखो ये तो क्वेश्चन आपके लिए मुझे नहीं लगता कोई पूछे जाने वाला है, क्योंकि आपके जो आप कॉलेज लेवल होता है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी है, हमेशा याद रखना कि ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा सम शब्द का उपयोग होगा आपका, खासकर प्रैक्टिकल की जब बात होती है। सम का मतलब होता है बराबर, उसके पीछे जो लिख दिया उसको मतलब क्या, उसी लाइन को मिलाने वाले मानचित्र। मानचित्र में होता है जिस प्रकार से ये मानचित्र है। अब आप ये देखें कौन सा मानचित्र बना रहे हैं। मान लीजिए मैंने ये लाइन खींच दी, ये इस प्रकार से लाइन खींच दी, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम बात करें समकाल रेखाएं हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है कि भाई समान समय पर पहुंचने वाली इकाई, यानी कि एक समान के ऊपर पहुंचने वाली इकाई होगी, यानी कि जहाँ पर भी जाएंगे ना, इसका परिवहन का मतलब क्या है कि समय पर पहुँचे जाने वाला समय लगेगा आपको यहाँ से। उसके बाद जैसे कि इस प्रकार से आते हैं कि भाई समताप रेखाएं होती हैं, यानी कि आपने पढ़ा होगा समताप का मतलब जहाँ जहाँ से लाइनें गुजर रही हैं उन सभी में एक समानता आपको देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी की ये जो टर्म्स हैं आपको ज़्यादातर तरफ आपको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, यहाँ पर आपको इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं रहेगी। उसके बाद है एक परिवहन जाल के रूप में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भी कोई भी परिवहन जाल से आप क्या समझते हैं, कि भी कोई किसी भी बिंदु से विभिन्न धाराओं में निकलने वाला परिवहन, विभिन्न धाराओं से निकलने वाले जो है मार्गों के कारण क्या एक जाल सा बनता है, उसको क्या कहा जाता है, परिवहन जाल के रूप में जाना जाता है। इससे भी कुछ जुड़ी हुई टर्म्स हैं जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है कि भी जैसे ही परिवहन व्यवस्था विकसित होते विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं, ठीक है। भी देखो जब आपस में परिवहन विकसित होगा तो सिंपल सी बात है, आपस में जो स्थान है आपको वो जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपस में स्थान जुड़ेंगे और एक क्या है आपके लिए एक परिवहन जाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। भी दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल एक उद्गम बिंदु और एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। देखो ये तो क्या कोई कस्बा वगैरह हो गया, नोड पॉइंट हो गया, यानी कि इसको नोडल पॉइंट बोला जाता है, सेंटर पॉइंट आप कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट उद्गम केंद्र और यहाँ पर जहाँ पर आप जाते हैं गंतव्य बिंदु, तो ये बिंदु हो गए, तो आपस में इसको किसने जोड़ा है, कस्बे वगैरह ने जोड़ दिया। अभी ये इसको क्या कर रहा है, योजक का कार्य करता है। अभी जो दो नोड होते हैं उसको जोड़ने वाले मतलब जोड़ते हैं उसको योजक कहते हैं। अभी ये क्या है, कोई नोड पॉइंट हो गया, इसको आपस में जोड़ दिया इसने, तो ये क्या कहलाया आपका, क्या कहा गया, योजक भी कहलाएगा आपको भी। यहाँ विकसित जाल तंत्र में एक योजक होते हैं जिसका अर्थ है कि स्थान सुसंबद्ध होता है। इसका मतलब क्या है कि भी जितना ये जो परिवहन का जो जाल आपको ज़्यादा सघन देखने को मिलेगा, जितना ये आपको जो एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भी आपको वहाँ पर जो परिवहन तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा भाई। उसके बाद हम बात करते हैं परिवहन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, कि भी परिवहन कहाँ पर ज़्यादा विकसित हो, कहाँ पर कम विकसित हो गई। एक नॉर्मल सी चीज़ है, जब भी आप बात करें किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें और विश्व में जब बात आती है तो यूएसए का सबसे पहला नंबर आता है। चाहे आप सड़कों की बात करें, रेलवे की बात करें, हवाई जहाज़ की बात करें, कि एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आप पाइपलाइंस की बात करें, तो सब में क्या सबसे पहला जो नंबर होता है विश्व के अंदर वो यूएसए का आता भी। तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है।
जनसंख्या आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी बड़ी होगी। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पर जितना बड़ा एरिया होगा वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, तो वो अपने कार्यों को करने के लिए या फिर सर्विसेज करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए वो जाएगी, या फिर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं के खरीदने के लिए वो आपको मतलब क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो वहाँ पर परिवहन हमेशा आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। नगरों, कस्बों, गाँवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, अनेक मध्य भूदृश्यों की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध नीतियाँ पर मार्ग निर्भर करते हैं। अब सिंपल बात है कि भी कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे पहले तो जनसंख्या। अब नगर हैं, कस्बे हैं, या फिर हमारे गांव या फिर कोई भी औद्योगिक केंद्र है, वो क्या वहाँ पर व्यापार स्थापित होता चला जा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन आपको ज़्यादा विकसित होते देखने को मिलेगा। कई बार क्या भूदृश्य प्रभावित करता है कि जहाँ पर टोपोग्राफी अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या सड़कें वगैरह नहीं बिछा सकते, तो आप देखेंगे किस प्रकार का वहाँ पर क्या व्यापार आप क्या वहाँ पर कार्य मतलब क्या किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं और कितनी लंबाई तक लेके जा सकते हैं। जलवायु भी कहाँ पर जलवायु अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर मनुष्य क्या है कि भी किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन विकसित कर सकता है। थोड़ी सी मुश्किल आती है, अगर अनुकूल परिस्थितियाँ रहेंगी तो वहाँ पर आसानी से क्या है बिछाया जा सकता है।